हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, आइए मैं एक बार उस पर नजर डाल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, निर्माण। सबसे पहले क्या देखेंगे, निर्माण, कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दूसरा जो इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार, कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तीसरा जो हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, इसका वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण करेंगे हम लोग। चौथा हम लोग इसके महत्व पे चर्चा करेंगे कि इसका क्या महत्व है, और कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा कर लेंगे। पांचवा, इतनी चीजों का हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, निर्माण पे आते हैं। कि निर्माण, तो जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो ये कहती है कि आप लोगों को मैं बताया था कि जो इंडियन प्लेट थी वो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुई, और अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर की तरफ खिसकी, और ये आकर किससे टकरा गई, यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई, जिससे किसका निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो हिमालय पर्वत और ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ पर हो गया, और जब यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक गहरी खाई का क्या हुआ, विकास हुआ। एक गहरी खाई, या इसको गर्त भी कह सकते हैं हम लोग, उसका निर्माण हुआ। तो इस गहरी खाई का निर्माण हुआ तो इसमें क्या हो गया, जल भर गया। टेथिस सागर था ही, तो टेथिस सागर का क्या हो गया, जल भर गया। और ऐसा कहा जाता है कि यही बंगाल की खाड़ी को, इधर आप लोगों को पता होगा कि बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है, अरब सागर है। अरब सागर है। तो ये जो जलपूर्ण, तो इस टेथिस सागर में जो है जल भर गया था, जो गर्त बना, और ये जो गर्त है ये क्या कर रही थी, बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को क्या कर रही थी, अलग कर रही थी। अब क्या हुआ, नदियां थी, और जो प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां थी, ये दोनों क्या कर रही थी, इस गर्त में या गड्ढे में या भ्रंश में अपना अवसाद क्या कर रही थी, जमा कर रही थी, जिससे हम लोगों के उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसको इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच क्या हो गया, एक गर्त या भ्रंश का विकास हुआ। तो उस गर्त या भ्रंश में क्या हुआ, हिमालय से कुछ नदियों का उद्गम हुआ, और प्रायद्वीपीय पठार से भी कुछ नदियां आ रही थी। तो ये नदियां क्या कर रही थी, अपने साथ अवसाद, गाद, मलबा, ये सब बहाकर कहां पर लाकर जमा कर रही थी, इस प्रायद्वीपीय के नीचे जो गर्त का विकास हुआ था उसमें ये जो प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां थी, और इधर ये जो हिमालय से आने वाली नदियां थी, ये सब अपना अवसाद लाके क्या कर रही थी, इसी गर्त में जमा कर रही थी। जब इस गर्त में जमा कर रही थी तो धीरे धीरे ये गर्त क्या हो गया, भर गया। जब ये गर्त भर गया तो इसी से क्या हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच एक गहरी खाई बन गई, जिसमें टेथिस सागर का जल भर गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या थे, इसी जलपूर्ण खाड़ी का अवशिष्ट रूप थे। और हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा इस हिमालय से निकलने वाली नदियां इस खाड़ी के तलछट में, जो नीचे है तलछट, यहाँ पर क्या कर रही थी, कंकड़ पत्थर अवसाद क्या कर रही थी, यहाँ पे ये लोग क्या कर रही थी, कंकड़ पत्थर अवसाद
ये सब क्या कर रही थी, जमा कर रही थी, और जमा कर रही थी, निक्षेप कर रही थी, और जब निक्षेप धीरे धीरे क्या हो गया, भर गया, तो इसी से क्या होता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय के ही सापेक्ष उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तार। तो इसका विस्तार हम लोग देखते हैं, तो इसका विस्तार कहाँ पे होगा, हिमालय के दक्षिण में। तो हम लोग देखते हैं इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पर है, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, साउथ में, हिमालय के दक्षिण में। इसकी जो टोटल एरिया है वो कितना है, लगभग अप्रोक्सीमेट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, कहीं कहीं 7.5 भी मिलता है। इसकी एरिया कितनी है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 2400 से 3200 किलोमीटर मानी जाती है। इस मैदान की लंबाई कितनी मानी जाती है, 2400 से 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर मानी गई है। तो हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग भारत का मैप देखे होंगे तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो हम लोगों का है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला जो एरिया है, ये हिमालय का एरिया है। यहाँ पे मैं बताया था आप लोगों को कि ये क्या था, ग्रेटर हिमालय था, उसके बाद क्या था, मिडिल हिमालय था, और उसके नीचे क्या था, शिवालिक हिमालय था। और इसी शिवालिक के दक्षिण में, मतलब इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या हुआ, इस वाले एरिया में इन मैदान का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ये मैदान लगभग सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, विस्तृत है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि सिंधु से कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इस मैदान का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो हिमालय के दक्षिण में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इस नदी का विकास हुआ है। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया, हिमालय से भी क्या हो गया, नवीन श्रृंखला हो गई। अब हम लोग इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है, इसका वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। पहला भौगोलिक वर्गीकरण, पहला किस आधार पर किया गया है, भौगोलिक आधार पर किया गया है। तो पहला भौगोलिक वर्गीकरण है, और दूसरा जो प्रादेशिक, दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, प्रादेशिक आधार पर किया गया है, प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। तो पहले को हम लोग देख लेते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण को। तो जो भौगोलिक वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक वर्गीकरण, तो भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग 4 रूपों में देखते हैं। किस किस रूप में देखते हैं, पहला भाभर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा खादर। कितने रूपों में किया गया भौगोलिक आधार पर इसका वर्गीकरण, 4 आधार पे किया गया है। पहला भाभर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा खादर। तो आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि ये क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हिमालय पर्वत है, इस तरह ये हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से जब नदियां उतरती हैं, या ये जो पर्वत पे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया भी होती है,
तो जब पर्वत पे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है तो ये जो पर्वत का नीचे वाला भाग होता है इसको पर्वत का गिरिपथ प्रदेश बोलते हैं। गिरिपथ प्रदेश मतलब ये वाला जो एरिया है पर्वत का गिरिपथ प्रदेश है। गिरि मतलब नीचे, पद मतलब पैर। तो जो पर्वत का सबसे निचला भाग है यहाँ पर क्या होता है, इस पर्वत के किनारे पर अपक्षय अपर्दन भी होते हैं, बारिश का पानी भी प्रवाहित होता है। इसके अलावा नदियां भी तेज वेग के साथ आती हैं। तो वो सब नदियां जो क्या करती हैं यहाँ पे अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के विशाल खंड लाकर यहाँ पर क्या करती हैं, जमा करती हैं। तो जब जमा करती हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो पर्वत का निचला भाग होता है वहां पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। तो ये जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो गए, इसी को क्या कहा जाता है, भाभर कहा जाता है। इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, भाभर बोलते हैं। तो ये जो पर्वत का क्या हो गया, गिरिपथ प्रदेश हो गया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, भाभर बोलते हैं। ये एरिया क्या है, भाभर। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भाभर के जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या थे, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। ये सब देखिए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े अवशिष्ट है कि नहीं है, कंकड़। अब यहाँ पर जब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये टुकड़े क्या होते हैं, महीन कणों में बदल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे हो जाते हैं। जब ये महीन कण हो जाते हैं तो उसी से किसका निर्माण होता है, तराई प्रदेश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी नदियों का जल इन कंकड़ पत्थर के क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो जिससे जो छोटी नदियां इस क्षेत्र में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। कुछ बड़ी नदियां ही ऊपर दिखाई देती हैं। तो ये जो छोटी नदियां या बड़ी नदियां होती हैं ये दोबारा कहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, इस तराई वाले रीजन में हम लोगों को क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये जो दूसरा क्षेत्र होता है क्या होता है, तराई होता है। अभी इनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है। अब देखिए जैसे ही तराई प्रदेश से नदियां बाहर निकलती हैं तो क्या होती हैं, कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। जब कई शाखाओं में बढ़ जा रही हैं तो ये जो शाखाएं हैं ये सब क्या होती हैं, एक साथ आकर मिल जाती हैं। जब एक साथ आकर मिल जाती हैं तो इससे क्या होता है, एक धारा का निर्माण होता है जो नदी की मुख्य धारा हो जाती है। जब नदी की जो मुख्य धारा हो जाती है ये फिर कहाँ पर जाकर समुद्र में मिलती है। जब समुद्र में मिलती है तो मिलने से पहले वहां पर किसका निर्माण करती है, डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही तराई प्रदेश से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पुराने मिट्टी के मैदान मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, कुछ पुरानी मिट्टी के मैदान मिलते हैं। ये जो पुरानी मिट्टी के मैदान होते हैं ये क्या होते हैं, ऊंचे उठे हुए होते हैं। ऊंचे उठे होते हैं, इन्हीं को जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। तो इससे किस क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, बांगर का। बांगर का इसे ही क्या बोला जाता है, जलोढ़ पंख भी बोला जाता है। अगर देखेंगे आप लोग, ये तो चित्र है, वहां पे पर्वत के पास जाके देखेंगे तो ये जो नदियां होती हैं जब ये अपने साथ अवसाद आगे बहा कर ले जाती हैं तो उससे क्या होता है, देखिए एक त्रिभुज की तरह आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है। इस तरह एक त्रिभुज की आकृति का निर्माण हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो ये जो है तराई के बाद किस प्रदेश का विकास होता है, बांगर प्रदेश का विकास होता है। और उसके बाद किसका विकास होता है, खादर प्रदेश का। यहाँ पर भी कुछ नदी के पास वाला जो क्षेत्र होगा वहां पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। जब बाढ़ आती रहती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी का जमा होता है। तो यहाँ की मिट्टी क्या होती है, हर साल बदलती रहती है। इससे किसका विकास होता है, खादर क्षेत्र का विकास होता है। ये क्या होता है, नई मिट्टी का क्षेत्र होता है, नई मिट्टी का। यहाँ की मिट्टी हर साल क्या होती है, बदलती रहती है। तो अब आइए हम लोग एक एक पे विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम लोग किसको देखेंगे, भाभर को देखेंगे। तो आइए हम लोग भाभर को देखते हैं। तो भाभर का क्षेत्र अगर आप लोगों को बताना होगा तो क्या बताएंगे, शिवालिक का गिरिपथ प्रदेश। तो इसका जो लिख लीजिएगा आप लोग, भाभर का विस्तार कहाँ पर है, मैं आप लोगों को बताया था हिमालय के नीचे।
तो हिमालय में भी शिवालिक हिमालय के नीचे, तो ये किसका क्षेत्र है? शिवालिक का गिरिपथ प्रदेश है। शिवालिक गिरिपथ प्रदेश में इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है? सिंधु से तीस्ता नदी तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु से तीस्ता नदी तक है। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि भाभर क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। भूमिगत क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? भारी पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि नदियां कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, तो भाभर प्रदेश में। तो इसको भी लिख लीजिएगा, नदियां क्या होती हैं? भूमिगत हो जाती हैं। नदियां क्या हो जा रही हैं? भूमिगत हो जा रही हैं। भूमिगत होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कंकड़, पत्थर, बजरी की अधिकता है। अच्छा, ये बताइए कृषि के लिए उपयुक्त होगा? जब यहाँ पर कंकड़, पत्थर और बजरी की ही अधिकता है, तो यहाँ पे कृषि के लिए क्या होता है? उपयुक्त दशाएं नहीं होती हैं। तो कृषि के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे कृषि उतनी नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे फ्लोरिकल्चर किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? फ्लोरिकल्चर किया जाता है। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। फूलों की खेती की जाती है। इसीलिए आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में, भाभर वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है? फूलों की खेती की जाती है। तो अब तक हम लोग किसको देखे? भाभर को। भाभर का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? शिवालिक के दक्षिण में या शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से तीस्ता नदी तक है। भाभर प्रदेश में नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर फूलों की खेती की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अब आइए हम लोग तराई को देख लेते हैं। तराई 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 का विस्तार कहाँ पे होगा? जाहिर सी बात है, भाभर के दक्षिण में। तो ये लिख लीजिएगा, इसका विस्तार कहाँ पर है? भाभर के दक्षिण में। भाभर के दक्षिण में। यहाँ पर नदियां क्या होती हैं? वापस पुनः सतह पर आ जाती हैं। भाभर में जो नदियां विलुप्त हुई रहती हैं या भूमिगत हुई रहती हैं, वो नदियां यहाँ पर क्या होती हैं? सतह पर वापस लौट आती हैं। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ नदियां सतह पर आ जाती हैं। सतह पर आ जाती हैं। यहीं पर देखिए क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, आर्टिजन बेसिन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। उसमें भी खासकर कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तराई वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? हमेशा जल बना रहता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे किसकी अधिकता होती है? ह्यूमस की। यहाँ पे क्या होती है? ह्यूमस की अधिकता होती है। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस के साथ साथ नाइट्रोजन की भी अधिकता होती है। तो ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन की क्या है? अधिकता है। जब इनकी अधिकता है तो कृषि क्या होगी? ठीक ठाक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? चावल की। यहाँ पे धान की क्या की जाती है? खेती की जाती है। तराई प्रदेश में धान की खेती की जाती है। इसके अलावा और एक चीज इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या है? मलेरिया प्रभावित क्षेत्र भी है। जब यहाँ पे जल जमाव की स्थिति रहती है तो आर्टिजन बेसिन भी पाए जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में क्या होता है? मलेरिया का प्रकोप भी अधिक होता है। तो ये क्षेत्र क्या होता है? मलेरिया प्रभावित होता है। यहाँ पे मच्छरों का क्या होता है? विकास होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए आप लोग, यहाँ का जो जल होता है उसमें किसकी अधिकता होती है? हैवी मिनरल्स की। हैवी मिनरल्स में क्या क्या होते हैं? आर्सेनिक, फ्लोरीन, इसके साथ पारा, इन सब की क्या होती है? यहाँ के जल में अधिकता होती है। तो बताइए, जहाँ पे इतने खतरनाक चीजें पाई जाएंगी जल में, वहां का जल पीने के लिए उपयुक्त होगा? नहीं होगा। आप लोग अगर साइंस में पढ़े होंगे कि पानी में फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, या पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इन सबको कमेंट कर कर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक चीज और है कि ये जो तराई वाला क्षेत्र है, इसी को पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? इसी को पश्चिम बंगाल में द्वार कहते हैं। इसी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? द्वार के नाम से जाना जाता है। इतनी जानकारी किसके बारे में है? तराई के बारे में, कि तराई क्या है? भाभर के दक्षिण में है। यहाँ पे जो भाभर में नदियां विलुप्त रहती हैं, सतह पर वापस आ जा रही हैं, और यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, और यहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है, जिसके कारण धान की खेती भी की जाती है। अगला, यह मलेरिया प्रभावित क्षेत्र भी है, और यहाँ के पानी में आर्सेनिक, फ्लोरीन और पारा की क्या है? अधिकता है। और तराई प्रदेश को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? द्वार के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बांगर को। देख लेते हैं। तो बांगर का जो विस्तार है कहाँ पर है? तराई के दक्षिण में। तराई के दक्षिण में जिस प्रदेश का विस्तार है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बांगर। तो जैसा कि आप लोगों को मैं चित्र बना के बताया था कि ये जो हिमालय पर्वत या पर्वत है, यहाँ से क्या हुई थी? नदियां निकली थी, और नदियां निकली थी तो यहाँ पे किस प्रदेश का विकास था? भाभर का था। और भाभर के नीचे किसका विस्तार था? तराई का। और यहाँ से नदियों का क्या होता है? अपवाह क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ये जो नदियों का अपवाह क्षेत्र है, इसी में अब मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो ऊंचा उठे हुए स्थान होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। यहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी क्या है? नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए, नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित ऊंचा स्थान जो बाढ़ के समय पानी में नहीं डूब पाता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये नदियों का अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित ऊंचा स्थान है, और यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है अगर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर एक नमकीन जैसी सफेद परत जम जाती है। नमक की क्या होती है? नमक की सफेद परत जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर। इसको क्या बोलते हैं? रेह या कल्लर। इसको इस तरह समझिए, अगर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए अगर कोई नहर देखे होंगे आप लोग, तो नहर के नीचे से, जो नहर के अगल बगल का क्षेत्र होता है, यहाँ पे पानी रिस के आ जाता है, कैपिलरी की क्रिया होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे आप लोग देखेंगे वायुयान में जो पेन होती है उसमें इंक बाहर क्यों आ जाते हैं? तो वही क्रिया जो है यहाँ पे जमीन के नीचे होती है। तो जो जमीन के नीचे चूने जैसे पदार्थ होते हैं, वो पानी के साथ क्या होते हैं? ऊपर आकर जम जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? नमक की एक सफेद परत जम जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? रेह या कल्लर। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, रेह या कल्लर कहाँ पे पाए जाएंगे? बांगर क्षेत्र में पाए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताया था कि किस मिट्टी का विस्तार है? पुरानी। यहाँ की मिट्टी बदलती नहीं है। तो किस मिट्टी का विस्तार है? पुरानी मिट्टी, या पुरानी जलोढ़क भी इसे कहते हैं। ये किसके मैदान है? पुरानी मिट्टी के मैदान है। इस चीज को याद रखिएगा। खादर क्या है? नई मिट्टी के मैदान है। तो अब अगला हम लोगों का कौन सा टॉपिक है? खादर। आइए इसको भी देख लेते। अभी देखिए, मैं आप लोगों को बांगर बताया था, तो बांगर में मैं क्या बताया था कि नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि,
जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और खादर किसे बोलते हैं, नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित निम्न भूमि, जहां पे बाढ़ का पानी क्या होता है, पहुंच जाता है और वो क्या होता है, डूब जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। मैं बताया था आप लोगों को कि ये नदी हो गई, तो ये जो उच्च भूमि थी इसको क्या बोलते थे, बांगर। नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि जहां पे नदी का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसको बांगर बोलते हैं। और नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित निम्न भूमि जहां पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है इसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या होती है, नवीन जलोढ़ होती है। बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ होती है। ये क्या होती है, नवीन जलोढ़ होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है। जलोढ़ मतलब जो जल के द्वारा क्या की गई है, मिट्टी बहा के लाई जाती है, उसको जलोढ़ बोलते हैं। तो ये क्या है, देखिए हर साल बाढ़ आ रहा है तो यहाँ की मिट्टी हर साल क्या होती है, बदलती रहती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नवीन जलोढ़ बोला जाता है। इसके अलावा एक चीज और है कि ये जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। ये क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ है। अगर आप लोगों को चारों विकल्प दे दिया जाए और इन चारों में पूछ दिया जाए कि भाभर, तराई, बांगर, खादर में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, तो खादर प्रदेश ही क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ है। लेकिन यहाँ की एक कमी है, यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताया था कि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र कौन था, तराई। तराई क्या था, मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। एक ऐसा है हैजा प्रभावित क्षेत्र है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ऐसा है हैजा प्रभावित क्षेत्र है। अब हैजा प्रभावित क्यों है, हैजा कैसे फैलता है, दूषित जल से। आप लोग जानते होंगे कि हैजा कैसे होता है, दूषित जल से। और जब यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ का पानी आता है, जब बाढ़ का पानी आता है तो यहाँ पे जल क्या होता है, दूषित हो जाता है, जिसको पीने से यहाँ के लोगों को क्या होता है, हैजा हो जाता है। इसके अलावा यहीं पे हम लोग देखते हैं कि नदियों द्वारा जो पंजाब वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो नदियां होती हैं उनके द्वारा कई गड्ढों का निर्माण किया गया है। इन गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं। इन गड्ढों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं। इसको चाहे तो लिख लीजिए आप लोग कि नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को स्थानीय भाषा में चो कहा जाता है। और ये चो कहाँ पे, होशियारपुर, आप लोग नाम सुने होंगे, होशियारपुर में अधिक मिलते हैं। ये चो कहाँ पर मिलते हैं, होशियारपुर जिले में। जो नदियों द्वारा गर्त या गड्ढे का निर्माण किया गया है उसको क्या बोला जाता है, चो बोला जाता है। कहाँ पर, मुख्य रूप से होशियारपुर में। और इसी क्षेत्र में जो खादर प्रदेश होता है, मैदान होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। यही पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में जो खादर प्रदेश का मैदान होता है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, बेट बोला जाता है। इतना हम लोग किसके अंतर्गत देखे, उत्तर भारत के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। इसको आप लोग क्रम भी याद रखिएगा, चाहे तो इसको इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस क्रम में पहले क्या हो गया, भाभर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर और उसके बाद खादर। सबसे ऊपर कौन है, भाभर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर और सबसे नीचे खादर। और इसके ऊपर क्या था, शिवालिक। तो अगर हम लोग हिमालय की तरफ से चलें तो सबसे ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के बाद भाभर में आएंगे, भाभर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद हम लोग किस में आएंगे, खादर में आएंगे। तो एक क्रम भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी दिमाग में बैठाए रहिएगा। अब आइए हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो अब हम लोग देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण।
इस प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग किसको किसको देखेंगे? प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पहला किसका देखेंगे? सिंध का मैदान। पहला किस मैदान को देखेंगे? सिंध के मैदान को देखेंगे। उसके बाद किसके मैदान को देखेंगे? पंजाब व हरियाणा के मैदान को। पंजाब व हरियाणा के मैदान को। तीसरा हम लोग गंगा के मैदान को देखेंगे। और चौथा ब्रह्मपुत्र के मैदान को देखेंगे हम लोग मुख्य रूप से। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से सिंध के मैदान को, पंजाब व हरियाणा के मैदान को, गंगा के मैदान को और ब्रह्मपुत्र के मैदान को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंध का मैदान। पहला किसका मैदान है? सिंध का मैदान। तो आप लोगों को मैं पिछले क्लास में बताया था कि ये हम लोगों का क्या है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताया था? कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के नीचे मैं आप लोगों को कौन सा हिमालय बताया था? ट्रांस हिमालय में तीन श्रृंखलाएं थी। तो ट्रांस हिमालय में जो पहली श्रृंखला थी उसका क्या नाम था? काराकोरम। और काराकोरम के नीचे कौन सी श्रृंखला थी? लद्दाख। लद्दाख। और लद्दाख के नीचे कौन सी श्रृंखला थी? जास्कर। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताया था। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंध का मैदान है ये मुख्य रूप से पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु नदी जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मैं आप लोगों को बताया था कि काराकोरम और लद्दाख के बीच एक नदी बहती है। इसको किस नाम से जानते हैं? श्योक। पिछले क्लास को याद करिएगा आप लोग कि मैं बताया था आप लोगों को श्योक किसकी ना सहायक है? ट्रिब्यूटरी सिंधु की, जो काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। और सिंधु नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है? आप लोगों को पता होगा कि मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे आते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती हुई यहाँ पे लेह है। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। तो इस क्षेत्र में लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ पे एक मैदान का क्या करती है? विकास करती है। इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? धुंधरोस। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी का मैदान है इसको किस नाम से जाना जाता है? धुंधरोस का मैदान कहा जाता है। सिंध के मैदान के अंतर्गत हम लोग बस इसी को देखेंगे। अब हम लोग किस पर आ जाते हैं? पंजाब व हरियाणा के मैदान पर। अब हम लोग पंजाब और हरियाणा के मैदान को देखते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि ये कौन सी नदी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु के नीचे कौन सी नदी है? झेलम। झेलम के नीचे चिनाब। चिनाब के नीचे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रावी। और यहाँ पर ब्यास। और ये कौन सी नदी है? सतलज। पहले इसको समझ लीजिए। पंजाब। पंज मतलब 5 और आब मतलब क्या होता है? पानी। तो पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह। 2 आब, अक्सर आप लोग नाम सुने होंगे। 2 आब, तो 2 मतलब 2, आब मतलब पानी। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। तो ये जो पंजाब है ये सिंधु तो आप लोगों को मैं बताया कि जम्मू कश्मीर से ही पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है गिलगिट होते हुए। और ये जो पंजाब है, पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां कहाँ पे प्रवाहित होती हैं? पंजाब में प्रवाहित होती हैं। तो इसमें अगर आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, इस नदी तंत्र पे, तो ये देखिए मैं सिंधु नदी को बनाया हूँ। ये राकसताल झील से ऐसे आती है,
कहाँ से आती है? राकस्ताल झील से, मानसरोवर से, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ से आती है और सीधे जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में, उसके बाद कराची में जाके डेल्टा, कराची से होते हुए अरब सागर में क्या करती है? डेल्टा बनाती है। और चिनाव नदी, चिनाव नदी आप लोगों को मैं बताया था कहाँ से? बारालाचा दर्रे से निकलती है और एक इसमें जाके मिल जाती है सिंधु में। और बेरीनाग से इधर से झेलम निकलती है और झेलम किस में मिलती है? चिनाव में मिल जाती है। और यहाँ से रावी नदी आती है, रावी नदी किस में मिल रही है? चिनाव में। और ब्यास किस में मिल रही है? सतलज में। और ये सब नदियां देखिए किस में मिल रही है? चिनाव में, और फिर जाकर सिंधु में मिल जा रही है। तो ये जो नदियों के बीच का ये जो दोआब बन रहा है, इनको अलग अलग नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये दोआब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन नदियों के बीच जो दोआब बन रहे हैं, इनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दो नदियों के बीच कौन कौन से दोआब बन रहे हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस नदी के बीच कौन सा दोआब है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंधु और झेलम को हम लोग देखते हैं कि सिंधु और झेलम, तो सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब है, इसको क्या बोला जाता है? सिंध सागर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिंध सागर। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सिंध सागर। तो सिंध सागर दोआब किसके किसके बीच में है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। उसके बाद झेलम और चिनाव, झेलम और चिनाव नदी के बीच में कौन सा दोआब है? चाजो, चाजो या झो भी लिखा मिलता है। तो झेलम और चिनाव के बीच कौन सा दोआब है? चाजो। उसके बाद हम लोग देखते हैं चिनाव और रावी, चिनाव और रावी के बीच जो दोआब है उसका क्या नाम है? रचना। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के बीच जो दोआब है उसका क्या नाम है? बारी। इसका क्या नाम है? बारी। और ब्यास और सतलज के बीच जो दोआब है इसका क्या नाम है? बिस्त। इसका क्या नाम है? बिस्त। इसको चाहे तो आप लोग इस तरह भी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि सिंधु, सिंधु प्लस झेलम, सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब है इसको किस नाम से जानते हैं? सिंध सागर के नाम से। झेलम और चिनाव, झेलम और चिनाव के बीच जो दोआब है उसको किस नाम से जानते हैं? चाजो के नाम से जानते हैं। उसके बाद चिनाव और रावी के बीच जो दोआब है उसको किस नाम से जानते हैं? रचना के नाम से जानते हैं। उसके बाद रावी और ब्यास, रावी प्लस ब्यास के बीच जो दोआब है इसको किस नाम से जानते हैं? बारी के नाम से जानते हैं। और ब्यास और सतलज के बीच जो दोआब है इसको किस नाम से जानते हैं? बिस्त। तो देखिए जो पंजाब का मैदान है इसकी यही विशेषता ही है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक दोआब पाए जाते हैं। तो ये दोआब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देगा दोआबा क्या होते हैं। तो ये दोआब जो होते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है? काफी उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हर साल क्या होती है? बदलती रहती है। तो इसलिए इन दोआबों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग किसको देखेंगे? गंगा के मैदान। अब आइए हम लोग देख लेते हैं गंगा के मैदान को। तो आप लोग जानते होंगे गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है। यहाँ से ऐसे निकलती है और होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रवेश करती है और सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो गंगा का मैदान है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा मैदान है। तो जो गंगा नदी का मैदान है, एक लाइन इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो गंगा का मैदान है
ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है और सबसे अधिक उपजाऊ भी है, प्लस सबसे उपजाऊ भी है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है, यहाँ पे उत्तराखंड लिख दूं, चलिए लिख देता हूँ उत्तराखंड। यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो ये जो गंगा के मैदान का विस्तार है इन्हीं राज्यों में है। तो इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं ये लाइन बना दिया और ये बना दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका यूके, लिख दे रहा हूं उत्तराखंड को यूके, चलिए इसको यूके लिख दिया। और यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यही राज्य हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान। इसको क्या कहा जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान। और ये जो बिहार वाला एरिया है, बिहार वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता है, मध्य गंगा का मैदान। ये जो बिहार वाला एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, मध्य गंगा का मैदान। और जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है, निम्न गंगा का मैदान। इसे किस नाम से जाना जाता है, निम्न गंगा का मैदान। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है कि मध्य गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ पर है, तो बिहार में है। ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ पर है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और निम्न गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा एक चीज हम लोग और देखते हैं कि ये जो मध्य गंगा का मैदान है, इस मध्य गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, विसर्प। अब आप लोग सोचेंगे विसर्प क्या होते हैं, तो देखिए जब कोई भी नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, बड़े बड़े मोड़ बनाती है। जब बड़े बड़े मोड़ बनाती है तो इसी मोड़ को क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। जो नदी का मोड़ होता है इसी को क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। इसके अलावा यही जो नदी का जल है अगर पीछे छूट गया, यहाँ पे ऐसे ये नदी का जल अगर पीछे छूट गया तो इसी से एक झील का भी विकास होता है, जिसको हम लोग ऑक्स बोल लेक बोलते हैं, गोखुर झील बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, गोखुर झील बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से ये जो मध्य गंगा का बिहार वाला मैदान है इसमें विसर्प और गोखुर झील की अधिकता होती है। इसके अलावा इसी में जो मध्य गंगा का मैदान है इसको क्या कहा जाता है, जल्ला या चास कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो गर्त होते हैं, यहाँ पे गर्त बनते हैं, गड्ढे बनते हैं और उन्हीं गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, जल्ला या चास। इसको क्या बोला जाता है, जल्ला या चास बोला जाता है। इसके अलावा अब आइए हम लोग कुछ और मैदान हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। छोटे छोटे मैदान हैं, वो अक्सर उनके लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं सबको आप लोगों को एक साथ बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला लिखिए आप लोग, रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड का मैदान किसी को पता है कहाँ पर है, रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड का मैदान कहाँ पर है, दिल्ली के उत्तर में। कहाँ पर है, दिल्ली के उत्तर में, नॉर्थ में, दिल्ली के उत्तर में।
कौन सा मैदान है? इसको एग्जाम में पूछा गया, याद कर लीजिएगा आप लोग कि रोहिलखंड का मैदान कहाँ पर है? दिल्ली के उत्तर में है। अगला जो है अवध का मैदान, दूसरा अवध का मैदान। अवध नाम से ही प्रसिद्ध है, आप लोग तो जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। अवध का मैदान, अवध का मैदान, अवध का मैदान कहाँ पर है? यूपी, इसमें भी कहाँ? लखनऊ। तीसरा मगध का मैदान। मगध आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे भाई, हम लोगों का प्राचीन राजवंश है। मगध का मैदान, मगध का मैदान कहाँ पर है? बिहार में। चौथा मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान कहाँ पर है? नेपाल और बिहार की सीमा पर है। नेपाल प्लस बिहार की सीमा पर, आप लोग जानते होंगे मिथिला की कुमारी थी। अगला एक और मैदान है सारण का मैदान। सारण का मैदान, ये भी कहाँ पर है? बिहार में है। इन तीनों को देखिए, इन तीनों को मिला के बिहार का मैदान भी कहा जाता है। तो इसको भी दिमाग में आप लोग रखिएगा कि बिहार के मैदान के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 मैदान आते हैं, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान और सारण का मैदान। अब अगला हम लोग देखते हैं वारिंद्र का मैदान। वारिंद्र, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बारिंद्र या वारिंद्र का मैदान कहाँ पर है? वारिंद्र का मैदान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अगला रोही का मैदान, रोही का मैदान, रोही का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान में। रोही का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके अलावा एक मैदान और है मालवा का मैदान। मालवा का मैदान, 1 मिनट। मालवा का मैदान, मालवा का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये कुछ प्रमुख क्या है? मैदान है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, उनको लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इन मैदानों का क्या कर देता हूँ, महत्व बता देता हूँ। इसके अलावा यहीं पे देख लीजिए आप लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है? असम में। आप लोग जानते होंगे कि ये जो हम लोगों का ये जो असम वाला एरिया है, और यहाँ से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। और ये मुख्य रूप से असम से प्रवाहित होती हुई कहाँ पे? बांग्लादेश में गिर जाती है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या करती है? मैदान का निर्माण करती है। और इसीलिए आप लोग देखेंगे यहीं पर किस द्वीप का निर्माण हुआ है? मांजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, असम में ही, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही। तो ये कौन सा द्वीप है? मांजुली। तो इसी मैदान में ही, ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही किसका विकास हुआ है? मांजुली का विकास हुआ है। जो मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब इसके अलावा कुछ 1-2 शब्दावलियां हैं, आप लोग परिचित ही हो गए होंगे, है ना? जैसे भूड़। भूड़, भूड़ किसे कहा जाता है? भूड़ क्या होते हैं? ये जो होते हैं बांगर क्षेत्र, आप लोगों को मैं बताया था ना, बांगर क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर पाया जाता है, कंकड़ पत्थर, उसी को क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। तो बांगर क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उन्हीं को भूड़ कहा जाता है। इसके अलावा एक और था रेह या कल्लर।
मैं आप लोगों को बताया था रेह या कल्लर, ये बता चुका हूँ। एक क्या है, ये जो बांगर क्षेत्र था उसमें जो नमकीन सफेद परत जम जाती है उसी को क्या कहा जाता है, रेह या कल्लर कहा जाता है। चौस, पंजाब के होशियारपुर में जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, चौस कहा जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा इन मैदानों का महत्व देख लेते हैं। इस मैदान के महत्व को देख लेते हैं कि जो हम लोगों के उत्तर भारत के विशाल मैदान है इसका महत्व क्या है भाई। तो अब तक तो आप लोग जान गए होंगे। इसका पहला महत्व क्या है, यहाँ पे कृषि का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कृषि उत्पादन सर्वाधिक, भाई जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते होंगे क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक कृषि होती है, तो कृषि उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। दूसरा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है तो यातायात की सुविधा क्या होगी, अधिक होगी। तो यातायात सुविधा, यातायात सुविधा क्यों भाई, समतल है, जब समतल है तो यातायात सर्वाधिक होगा। इसके अलावा तीसरी इसकी विशेषता क्या है, जब एक कृषि उत्पादन सर्वाधिक है, यातायात की सुविधा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जनसंख्या भी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो हम लोग देखते हैं भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग कितना, 45% जनसंख्या क्या करती है, इन्हीं मैदानों में निवास करती है। आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार, पश्चिम बंगाल, यही सब मिला के क्या करते हैं, लगभग 45% जनसंख्या इसी मैदान में हम लोगों की क्या करती है, निवास करती है। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बिहार और पश्चिम बंगाल को आप लोग देख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। पांचवा इसकी विशेषता क्या होगी, जब इतनी सब चीजें हैं तो इंडस्ट्रीज का विकास कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो औद्योगिक विकास भी है यहाँ पर। छठा इसकी विशेषता क्या होगी, पर्यटक क्षेत्र भी है। पर्यटक क्षेत्र जैसे वाराणसी, मथुरा, आगरा, ये सब क्या है, इलाहाबाद, ये सब क्या है, प्रमुख पर्यटक क्षेत्र है इन मैदानों के। सातवां इसकी विशेषता क्या है, भारत का राजधानी क्षेत्र, भारत की राजधानी क्षेत्र क्या इसी मैदान में ही स्थित है, भारत की राजधानी क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इन्हीं मैदानों में क्या रही, हम लोगों की ऐतिहासिक राजधानियां भी रही हैं। ऐतिहासिक राजधानियां कौन कौन सी रही हैं, सोचिए आप लोग। आगरा, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, किसने राजधानी बनाया था, कन्नौज, ये भी भारत की राजधानी रह चुकी है। उसके बाद पटना, कोलकाता, दिल्ली, जितनी भी ऐतिहासिक राजधानियां रही हैं सब इसी मैदानों में ही रही हैं। इतनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर भारत के विशाल मैदान की थी। वीडियो तो काफी लंबी हो, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उत्तर भारत के विशाल मैदान की थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका क्या कर सकें, फायदा उठा सकें। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, बस देख के शांत रह जाते हैं। कमेंट जरूर करिए इस बार। चलिए, थैंक यू।